Hello students, in previous lecture we discussed about the DC bridge. In DC bridge we discussed about Wheatstone bridge. In the previous lecture, as I have told you that DC bridge, the Wheatstone bridge is the basic bridge. With the help of Wheatstone bridge we can solve any of the DC as well as AC bridges. Now let's start. Here see, first of all for DC, अगर हम किसी ब्रिज में डीसी सप्लाई देते हैं और वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कैपेसिटर उस ब्रिज में एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा और वो जो कैपेसिटर होगा वो डीसी को ब्लॉक करेगा, मतलब वो डीसी को पास नहीं होने देगा। अब देखिए इंडक्टर, अगर किसी ब्रिज सर्किट में जहाँ पे हमने डीसी दिया हुआ है वहाँ पे अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरीके से वर्क करेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम, इनफैक्ट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है उसी प्रकार से इसमें इंडक्टर के थ्रू करंट पास होने लगेगी, मतलब ये क्या करेगा, डीसी को बिना किसी अटेन्युएशन के वो पास करेगा। ठीक, नाउ अब हम आते हैं एसी ब्रिजेस पे। एसी ब्रिज क्या होते हैं, वो ब्रिज जिसमें पावर सप्लाई क्या होती है, एसी पावर सप्लाई होती है। उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगा होता है, इंडक्टर लगा होता है और कैपेसिटर लगा होता है। एसी के लिए देखिए रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर मतलब रेजिस्टेंस होती है। ठीक, अगर हम कैपेसिटर की बात करें वहाँ पे टर्म आ जाता है, हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है एक्सी हमें पहले से ही पता है, ये क्या होती है 1/ओमेगा सी। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1/2πfc। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। अब आइए इंडक्टर पे। इंडक्टर में हम क्या निकालते हैं, उसका इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है, एक्सएल। एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, मतलब 2πfl। यहाँ से हम देखते हैं कि जो इंडक्टेंस है एक्सएल वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, मतलब हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो इंडक्टेंस है वो भी बढ़ेगा या घटेगा। इम्पीडेंस को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इम्पीडेंस को देखिए कैसे डिनोट करते हैं, जैसे 2 + 2j और 2 - 2j। यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल फेज दोनों प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए जो j है इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसको नोटेशन हम कैसे करते हैं, अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है किसी भी ब्रिज में तो वहाँ उसका इम्पीडेंस क्या होगा, उसमें तो इम्पीडेंस नहीं होता, उसका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटेंस हम निकालते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, एक्सी है, इसको हम क्या कहते हैं, -j और इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्टर में जो इंडक्टेंस निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सएल, मतलब +j⍵L। ये जो प्लस साइन होता है ये क्या डिनोट करता है, माइनस साइन जो है ये क्या है कि जो फेजर डायग्राम हमारा बनेगा वो क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रहेगा, और जो प्लस होता है वो ये दिखाता है कि जो फेजर डायग्राम है वो क्या है आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, उसके साथ एक कैपेसिटर लगा है 2 फैराड का, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 - 2j। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया, -2j। अगर यहाँ पे इंडक्टर लगा होता तो वहाँ पे क्या डिनोट करते, 2 + 2j, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ये फेजर डायग्राम है, इसका फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, यहाँ दो एक्सेस हैं, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है।
जो x एक्सेस है इसको क्या है, ये रियल पार्ट शो करेगा, और जो y एक्सेस है वो आपका इमेजिनरी पार्ट शो करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 - 2j ये क्या है, आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट पे 2 यहाँ पे कहीं या ये है, फिर उसके बाद जो इमेजिनरी पे -2j, एज यहाँ पे क्या लिखा है -2j। माइनस का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, हमें किधर आना है, क्लॉकवाइज आना है। तो हम ऐसे आएंगे, और ये क्या है आपका -2, तो यहाँ से इस पॉइंट पे ये इसका डायग्राम बनेगा। ये क्या है आपका, ये आपका फेजर डायग्राम है। देखिए ये जो इक्वेशन है 2 - 2j, इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, और एक क्या प्रेजेंट होता है, फेज प्रेजेंट होता है। हम यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। ना अब हमें क्या निकालना है, फेज निकालना है। फेज निकालने के लिए क्या कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1 क्या, हाँ सॉरी -1। नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है tan 45। यहाँ से ये tan कट गया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, इज इक्वल टू -45। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये तो था हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं कैसे हम पोलर फॉर्म में इम्पीडेंस को लिखेंगे। पोलर फॉर्म में इम्पीडेंस को कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस और थीटा, एंगल में थीटा। यहाँ पे देखिए जैसे 2 + 2j है, इसको हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में हम डायरेक्टली पोलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड कितना निकला है, 2√2, ठीक है, और यहाँ से फेज क्या निकला है, -45। तो हम पोलर फॉर्म में डायरेक्टली इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 2√2 एंगल में -45। चलिए ये तो बात थी जो हमारा कैसे हम इम्पीडेंस को रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में हम कैसे उसको डिनोट करेंगे। अब हम आते हैं एसी ब्रिजेस पे। ये क्या है, ये आपका एसी ब्रिज है। यहाँ पे देखिए जो पावर सप्लाई दी गई है VS वो क्या है, एसी सोर्स है, ठीक है। हम एसी ब्रिज से इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, क्यू फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, इन सभी को एसी ब्रिज के द्वारा बहुत ही एक्यूरेटली हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें दी गई, ये जो ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे Z1 θ1, Z2 θ2, Z3 θ3, Z4 और θ4 जो दिया है यहाँ पे ये कॉमन में लिया गया है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है। ये जो नेटवर्क है ये हम सिंपली पहले ये निकालेंगे कि एसी ब्रिज वर्क कैसे करता है। जैसे कि आपने पहले देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या कर रहे थे, जब उसमें हम बैटरी लगा रहे थे उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर, हम ऐसे ब्रिज को सेट कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर में, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर था उसमें करंट क्या हो जाए, 0, मतलब वो किस में आ जाए, नल कंडीशन में आ जाए। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो Z थीटा है, इसमें Z क्या डिनोट करता है, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या डिनोट करता है, इम्पीडेंस का फेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी सोर्स लगाएंगे, इस ब्रिज को ऐसे सेट करेंगे कि जो डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर में जो करंट की वैल्यू हो जाए, मतलब ID क्या हो जाए, वो हो जाए 0। जैसे ही ID 0 होगा हम कहेंगे कि ब्रिज किस में चला गया है, बैलेंस कंडीशन में चला गया है, मतलब ये नल कंडीशन में है। जब ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब ID की वैल्यू 0 होगी तो जो पॉइंट A और B है इन दोनों पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब हम AC सोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से क्या आएगा, करंट। ये करंट जो आई है वो पॉइंट C पर
दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, करंट I1 और I2। सिंस ए और बी पे पोटेंशियल सेम है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 0 है, करंट 0 है, तो ये जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो AC आर्म से होकर के AD आर्म में पास करेगा, और जो करंट I2 है वो CB से होकर के BD में पास कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। KVL कहाँ लगाएंगे, C A B C में और A, फिर पहले तो हम इसमें लगा के देखते हैं क्या आएगा। चलिए इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, I1 इंटू Z1 θ1। यहाँ पे देखिए ये करंट के डायरेक्शन में है +0, सिंस इसमें ना कोई करंट है और वोल्टेज भी क्या है इन दोनों टर्मिनल पे सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +0। फिर यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है और हम किधर मूव कर रहे हैं, इसके करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -I2 Z2 θ2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इन दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 Z1 θ1 इज इक्वल टू I2 Z2 θ2। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले लूप में भी KVL लगाएंगे, किसमें, A D B A में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब हम इसमें KVL लगाएंगे ये हो जाएगा I1 इंटू Z3 θ3, I1 इंटू Z3 θ3। चलिए ये करंट के, यहाँ पे देखिए करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम KVL लगा रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -I2 Z4 θ4 और +0। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, I1 Z3 θ3 इज इक्वल टू I2 Z4 θ4। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पे, मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा I तो कट जाएगा, ये आ जाएगा Z1 इंटू θ1 अपॉन Z3 इंटू θ3 इज इक्वल टू, ये I2 तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा Z2 θ2 अपॉन Z4 θ4। यहाँ देखिए इसका इक्वेशन, चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, Z1 θ1 अपॉन Z3 θ3 इज इक्वल टू Z2 θ2 अपॉन Z4 θ4। यहाँ से हम इसको और ज़्यादा कैसे और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए Z1 अपॉन Z3 इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, θ1 माइनस θ3 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z4 θ2 माइनस θ4। अब बैलेंस इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पार्ट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है इसको इक्वेट कर लेंगे और जो फेज वाला पार्ट है, ठीक है, उन दोनों को एक साथ इक्वेट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा Z1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z4। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। ठीक है, और ये जो फेज वाला है इसको हम कैसे लिखेंगे, θ1 माइनस θ3 इज इक्वल टू θ2 माइनस θ4। इसको हम और इस तरीके से और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, θ1 ये इधर ले आएंगे प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3। ये तो था हमारा जब हम ब्रिज को पोलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, लेकिन जितने भी ब्रिजेस हैं वो सब में ज़्यादातर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, जैसे Z1 इज इक्वल टू जो इम्पिडेंस है, ठीक है, वहाँ क्या है R1 प्लस jX1, Z2 क्या है R2 प्लस jX2, Z3 क्या है R3 प्लस jX3 और Z4 क्या है R4 प्लस jX4। यहाँ पे जो X की वैल्यू है ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्टेंस लगा है या कैपेसिटेंस। जब हम आगे और सारे ब्रिजेस AC ब्रिजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये X1 X2 X3 X4 की क्या वैल्यू होगी। चलिए जब ये ब्रिज AC ब्रिज
जब बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो जब बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो वहाँ से हमने क्या देखा था कि Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा R1 प्लस JX1, ये किसकी वैल्यू है, Z1 की। Z4 की वैल्यू क्या है, R4 प्लस JX4 इज इक्वल टू R2 प्लस JX2 और R3 प्लस JX3। ये किसकी वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है। ये किसकी है, वैल्यू है Z3 की वैल्यू है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब रियल पार्ट्स को एक तरफ प्लस इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब इसको Z1 को Z4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस केस में क्या आ जाएगा, R1 इंटू R4 माइनस X1 इंटू X4 प्लस J, ये क्या था आपका रियल पार्ट। अब नाउ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, J इंटू R1 इंटू X4 प्लस X1 इंटू R4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम इस तरफ की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा, R2 इंटू R3 माइनस X2 इंटू X3 प्लस ये है क्या है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में क्या है, R2 इंटू X3 प्लस X2 इंटू R3। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था वो बहुत ही क्या है, इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ एक साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, आइए देखिए यहाँ पे ये जो है R1 इंटू R4 माइनस X1 इंटू X4, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब R2 इंटू X3 माइनस X2 इंटू X2 इंटू X3 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है R1 इंटू X4 प्लस X1 इंटू R4 इज इक्वल टू X2 इंटू R3 प्लस R2 इंटू X3। ये क्या था आपका रियल पार्ट है और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या था, इसी तरीके से हम जितने भी ब्रिजेस आगे पढ़ेंगे AC ब्रिजेस, उन सबको हम इसी तरीके से इमेजिनरी और रियल पार्ट को लेकर के हम उस ब्रिज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या था आपका, ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, AC ब्रिज का। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उसमें हम ये बताएंगे कि AC ब्रिजेस के जो टाइप्स होते हैं, जैसे मैक्सवेल ब्रिज हो गया, वेन ब्रिज हो गया, शेयरिंग ब्रिज हो गया, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।